नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो अखंड भारत, जिसका रंग और रूप वही, लेकिन खबरों के नए अवतार के साथ हम एक बार फिर से हैं हाजिर। तो खबरें बिना रंग भेद के, चारों दिशाओं की हर बड़ी खबर आपको अखंड भारत में देखने को मिलेगी। हर रोज नए कलेवर और नए फ्लेवर के साथ खबरों का हम यहाँ करेंगे पोस्टमार्टम। आपके जिले, आपके शहर और आपके प्रदेश की बात यहाँ होगी। अखंड भारत में देखिए संपूर्ण भारत की खबरें। जोशीमठ धार्मिक नगर, जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। जोशीमठ से ही लोग बद्रीनाथ धाम जाकर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। उस जोशीमठ पर आपदा आ गई है, घरों में दरारें पड़ गई, लोगों को आशा उजड़ने का डर अब सता रहा है। मुआवजे की लगातार वहां के स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जितना मुआवजा देने की बात कही है, स्थानीय लोगों ने उस मुआवजे को नाकाफी बताया है। मकानों पर मुआवजे की जंग, राहत से पहले उजड़ने की आफत। बद्रीनाथ के तर्ज पे मुआवजा घोषित करो। भारी सर्दी में जोशीमठ के लोग सड़क पर हैं। तिनका तिनका जोड़कर जिस आशियाने को बनाया था, वो आशियाने अब टूटने के कगार पर है। कई परिवार विस्थापित होने वाले हैं। लोगों में दर्द है, पीड़ा है, सपनों का आशियाना खोने का डर है, गुस्सा है। ऐसे में परेशान लोग सरकार से वाजिब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तो कर्मचारी और अधिकारी हैं ही, पुलिस प्रशासनिक अमला भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद ये तैयारी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कहा जा रहा है कि आज दोनों होटल्स को डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इस प्रक्रिया में कम से कम हफ्ते से 10 दिन का समय लग सकता है। उजड़ते आशियानों को बचाने के लिए जोशीमठ के लोगों ने दिन रात एक कर दिए हैं। राहत से पहले ही घर उजड़ने की आफत दिखाई दे रही है। मामला गंभीर है, क्योंकि मंगलवार को ही 2 होटल तोड़े जाने थे। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन लोगों के भारी विरोध की वजह से दोनों होटल पर हथौड़ा नहीं चला। प्रशासन की तरफ से लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ कारोबारी और प्रभावित लोगों की मीटिंग हुई। लोगों ने नुकसान के आकलन के अनुसार वास्तविक क्षति की पूर्ति के बराबर राशि की मांग की। कुछ ने सेटलमेंट की बात कही, मगर बात पूरी तरह से नहीं बन पाई। 723 परिवार अभी चिन्हित किए गए हैं और 86 मकान ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज्यादा खतरे में है। और 723 जो 52 स्वामी हैं, उन सबको जो है प्रत्येक परिवार 1.5 लाख रुपए का जो है एक अंतरिम सहायता के रूप में सैंक्शन हुआ है। तो इसमें 50,000 रुपये उनको अपने सामान शिफ्टिंग के लिए, रेशन पानी के लिए अनटाइड फंड के रूप में दिया जा रहा है। लोगों को सपने का आशियाना खोने का डर है। हालांकि भारी विरोध के बाद प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल केवल 2 होटल तोड़े जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने मकान की कीमत निकाल दी है। प्रत्येक परिवार को 1.5 लाख की अंतरिम सहायता दी जाएगी। 50,000 रुपए घर शिफ्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं। 1 लाख रुपए आपदा राहत मदद से एडवांस दिया जा रहा है। किराए के लिए 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं। लोगों को सरकारी ऐलान रास नहीं आ रहा है। कई महिलाएं सड़कों पर बैठ गई हैं। लोगों की मांग है कि होटल तभी गिराने दिया जाएगा जब उन्हें उचित मुआवजा मिल जाएगा। मैं होटल तोड़ने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरे करोड़ों का ये प्रॉपर्टी है। मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, मेरा बद्रीनाथ के तर्ज पे मेरा मुआवजा सेटलमेंट किया जाए। तोड़ो ना, मैं कौन कर रहा हूँ, मैं तो सरकार का सहयोग करूँगा। जोशीमठ में दिन प्रतिदिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति का लगातार आकलन किया जा रहा है। केंद्र की तरफ से सीमा प्रबंधन सचिव के नेतृत्व में गृह मंत्रालय के अधिकारियों की हाई लेवल टीम फिलहाल जोशीमठ में है। प्रशासन की लापरवाही, सरकारों की लेट लतीफी और प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर विकास करने वाली प्रवृत्ति, ये वो 3 विलन हैं जिन्होंने जोशीमठ को संकट में ला दिया है। ऐसे में सवाल है कि जोशीमठ को इस हालात में कैसे लाया गया। इमारत गिराने की जितनी जल्दी है, क्या बनाते समय इतना सब कुछ सोचा गया? शायद नहीं, क्योंकि अगर सोचा गया होता तो आज ये हालात नहीं देखने पड़ते। अगर मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया होता तो आज जोशीमठ भू धसाव की वजह से खबर में नहीं रहता। हिमालयन नगरी आज जन्नत रहती। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पब्लिक वहां की क्या कुछ मांग कर रही है। सबसे पहले वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि सही मुआवजा उन्हें दिया जाए,
ये सबसे बड़ी मांग स्थानीय लोगों की तरफ से रखा जा रहा है। इसके साथ ही उनका किराया बढ़ाया जाए, इसकी मांग भी की गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया। तोड़ने से पहले उन्हें नोटिस मिले, इस बात का भी जिक्र वहां के स्थानीय लोग लगातार कर रहे हैं। रहने का सही इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाए, इसका भी जिक्र वहां के स्थानीय लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। एनटीपीसी प्रोजेक्ट बंद किया जाए, ये एक बड़ी मांग वहां के स्थानीय लोगों द्वारा रखी गई है। वो बार बार यही कह रहे हैं कि एनटीपीसी प्रोजेक्ट जो चल रहा था, जो इसकी वजह हो सकती है, उसे सबसे पहले बंद कीजिए। पहला स्टेज घर खाली कराए गए और अब तक क्या कुछ हुए हैं उसकी जानकारी भी आपको दे दें। दूसरा स्टेज लाल मार्क में उन तमाम घरों को चिन्हित किया गया जिसमें क्रैक्स आ रहे थे। तीसरा स्टेज रहा बिजली वहां की काटी गई क्योंकि वो मकान कभी भी ध्वस्त हो सकते थे। चौथा स्टेज रहा एक्शन में बुलडोजर, जब बुलडोजर कल पहुंचा वहां तो वहां के स्थानीय लोग इसका विरोध करना शुरू किया उन्होंने, और तोड़ने की कार्रवाई वहां, ये पांचवा स्टेज सरकार की तरफ से रखा गया। अब लगातार वहां के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो लगातार वहां पे टीम पहुंची है उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए जोशीमठ में दरार मकानों की संख्या कितनी हुई, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। 723 मकानों में दरारें आई हैं, 131 परिवार विस्थापित किए गए, वहीं 344 राहत शिविर बनाए गए हैं और शिविर में 1425 लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। तो इस दरार से दर्द और फिर उन तमाम स्थानीय लोगों का विस्थापन हो रहा है। महिमा सिंह कंवर हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। महिमा, इस वक्त वहां पे क्या स्थिति है? क्योंकि जाहिर तौर पे लोग पहले मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन जो मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो वहां स्थानीय लोगों के लिए जाहिर तौर पे नाकाफी है। बिल्कुल, आपने सही कहा, जो मुआवजे की बात लगातार लोग यहाँ पर कर रहे थे वो नाकाफी साबित हो रहा है। इसी को लेकर लगातार लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुआवजा ये ठीक नहीं है। 1.5 लाख रुपए मुआवजे की बात लगातार सरकार कर रही है, क्या आप संतुष्ट हैं इस मुआवजे से? नहीं, 1.5 लाख से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 1.5 लाख में क्या होगा? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, तो आगे और जाते हैं, क्योंकि देखिए इस होटल के बाहर, क्योंकि होटल के मालिक और पूरा परिवार इस वक्त लगातार प्रदर्शन पर अभी भी बैठा हुआ है और हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस मुआवजे को लेकर उनका क्या कहना है। एक सेकेंड माता जी, लगातार ये बातें कही जा रही है, 1.5 लाख रुपए मुआवजे की बात करें तो क्या इससे पूछो। ठीक है, आप बताइए। 1.5 लाख रुपए मुआवजे को लेकर के लगातार बात कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए मुआवजा होगा, ये मुआवजा या फिर मजाक? तो मजाक ही लग रहा है मैडम, लोगों के साथ मजाक करिए। बहुत बड़ा मजाक है, बहुत बड़ा। यहाँ पे हम लोग इतना ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, यहाँ पे हमें नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठना, पर कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। सर्दी बहुत ज्यादा और कल से लगातार आप प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, आज मीटिंग भी हुई लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाया। नहीं हुआ बेटा, कुछ हल नहीं निकला हुआ, हमको ऐसे धोखा दे रहे। आप बताइए। कुछ नहीं पता, लेकिन और लोगों से बात करने की लेकिन कोशिश महिमा, करेंगे। वहां जब बुलडोजर लेकर के सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लोग पहुंचे, ये लोग लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोगों ने वो बड़ी कार्रवाई होने ही नहीं दिया। ऐसे में उनसे ये पूछे कि मुआवजे को लेकर के उनकी क्या मांग है? मुआवजे को लेकर के आपकी क्या मांग है? मेरे सर दर्द। कितना मुआवजा होना चाहिए, कितना मुआवजा देना चाहिए सरकार को? पता नहीं, उधर ही बोलो तो बोल दीजिए। बद्रीनाथ के तट पे, बद्रीनाथ के तट पे। बद्रीनाथ की तर्ज पर उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा दे पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मार्केट की तर्ज पर हम मुआवजा देंगे, और ये भी कहा है कि परिवार वालों को 1.5 लाख रुपए। नहीं, इसमें हम सहमति नहीं है। तो देखिए लगातार रिएक्शन लोगों की तरफ से ये दिया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा का हल निकालना बहुत जरूरी है, इन लोगों का यहाँ से मूवमेंट करवाना बहुत जरूरी है, और यही तो सरकार कर रही है। जी ठीक है, देखिए प्राकृतिक आपदा थी ये, अब प्राकृतिक आपदा का हल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी इस वक्त है। सरकार का ये कहना है कि हम मुआवजे की बात कह रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। क्या कह रही? सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि मुआवजे की बात हमने कर दी, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे। वो तो हम कह रहे हैं लिख के दे दो, पर कहाँ दे रहे हो लिख के? वो तो ऐसी मौजवानी बोल रहे, लिख के देंगे तभी तो हमको विश्वास आएगा। वो अधिकारी बोल रहे हैं कि हमारे पे विश्वास कर लो, कल उनका ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ जाएंगे हम? आज आप मीटिंग में गए थे तो फिर क्या बोला उन्होंने मीटिंग? बिल्कुल ढाक के 3 पात वही बात कहने लगे, उल्टा धमकाने लगे वो कि अगर ये ध्वस्त हम कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करने देंगे तो तुम्हारी जवाबदारी होगी पूरी, फिर हम इस मैटर को क्लोज कर देंगे, तुम्हारी जवाबदारी। ये धमका रहे हमको। महिमा, इनसे पूछे इनकी मांग है क्या, क्योंकि इनकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या मांग है इनकी? अपने बच्चों को लेके यहाँ रखे, कहाँ जाएंगे हम लोग, है ना?
जो आप बोल रहे हो, घोषणा कर रहे हो, वो लिख के दोगे ना हमको। हाँ, आपकी मांग हम सरकार तक पहुंचा रहे लगातार, आपकी मांग आखिर है क्या? अब मांग तो इनके इतना नुकसान होगा, इनसे आप बात कर लो पहले, कैसा होता है क्या होता है वो आप कर सकते हो। चलिए ठीक है महिमा, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। अक्षय राय भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है स्थिति वहां भयावह ही लग रही है। वहां के लोग क्या कह रहे हैं, स्थानीय लोगों का क्या कहना है? और देखिए, कहीं ना कहीं जो मुआवजा रखा है सरकार ने वो उससे खुश नहीं है और साफ तौर पर है कि मुआवजे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। मुआवजा 1.5 लाख दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता ये मजाक है पूरी तरह से? ये पूरी हम मजाक कर रहे हैं सरकार हमारी तरफ से, है ना। 1.5 लाख से क्या हो जाएगा इसमें? 1.5 लाख से क्या हो जाए? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जितना बनता है इसमें बनाया जाए, उतना हमको हमारा मानक किया जाए और हमको मिलना चाहिए, तभी हम हटेंगे। 1.5 लाख रुपए क्या है? ये गाय भैंस बेच रहे क्या, है ना। 1.5 लाख में तो एक भैंस भी नहीं आती। सही सरकार मतलब नाइंसाफी कर रही है। नाइंसाफी, बहुत नाइंसाफी। वहाँ अगर एक घर बनाया जाए, अगर ये माना जाए कि एक घर बनाया जा रहा है इन लोगों का फिलहाल विस्थापित होने के बाद, तो कितना अमूमन खर्चा वहां आ जाता है? क्योंकि चूंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहां के खर्च के हिसाब से मुआवजा क्या होना चाहिए? देखिए, कितना मुआवजा की मांग कर सकते हैं, क्योंकि घर बनाने में कितना खर्च आता है यहाँ पर? मुआवजा की बात तो सर, मुआवजा तो ऐसा है कि एस्टिमेट के हिसाब से अपना मिलना चाहिए। हम बद्रीनाथ के तर्ज पे मिलना चाहिए। बद्रीनाथ में 76 लाख रुपए प्रति नाली के हिसाब से मिला गया है। यही हम चाह रहे कि बद्रीनाथ के तर्ज पे हमको यहाँ पे जो साफ तौर पर है कि बद्रीनाथ की तर्ज पर ही तमाम लोग मुआवजा मांग रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि जो 1.5 लाख सरकार ने दिया है वो बहुत कम है? कुछ अलग कुछ नहीं है, वो तो एक लॉलीपॉप वाली बात होगी। लॉलीपॉप दे रहे हैं इस जो मैं ये कहूँगा कि जब तक आप पीड़ित परिवार को विश्वास में नहीं लोगे तब तक किसी का मकान भी नहीं तोड़ सकते, चाहे होटल नहीं तोड़ सकते। सब बड़ी बात है कि होटलों से लोग का रोजगार चलता है यहाँ पे। अगर आप होटल तोड़ोगे या फिर मुआवजा देना चाहिए, उसके बाद रोजगार का क्या होगा? क्या करेगा? रोजगार का क्या होगा? रोजगार का सर ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है रोजगार तो लोगों को देती नहीं है। लोगों ने यहाँ पर अपने स्वरोजगार के लिए किसी ने होटल लीज पे लिया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने टेंट लगाए हैं। अब आज की डेट में जो है सरकार वो होटल ही टूट रहे हैं। जी, तो साफ तौर पर है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथी महिमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जोशीमठ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जोशीमठ इलाके में जमीन धंसने की घटनाओं के बीच अलीगढ़ में भी कई मकानों में दरारें आ गई हैं। यहाँ के कनवरीगंज इलाके में 20 से ज्यादा मकान दरक गए हैं। दरारों से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। दरार पड़ने की खबर के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और लोगों से घर खाली करने को कहा है। अब उत्तर प्रदेश में जोशीमठ, अलीगढ़ में दरार की दस्तक, खौफ में कई परिवार के लोग। ये तस्वीर जोशीमठ की नहीं बल्कि अलीगढ़ की है। यहाँ भी मकान दरक रहा है, दरारें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से लोग खौफ में हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर कनवरीगंज स्थित फर्श मोहल्ले की है, जहां करीब 20 से ज्यादा मकानों की दीवारों में दरारें आ चुकी है, छत भी फट गई है। यहाँ रहने वाले परिवार खौफ के साए में जी रहे हैं। डर है कि कहीं उनका मकान गिर ना जाए और परिवार के ऊपर किसी तरह का संकट ना आ जाए। हाँ, हमारी सारा पसीने की सारे मकान फट रहे हैं। इसके हमें परेशानियाँ हो रही है, हमारी बर्बादी हो रही है। इसका क्या इनको सरकार को देखना चाहिए कि नहीं? तो हम तो दुकान नीचे सड़क पे उतरेंगे, नहीं सुनेंगे तो सड़क पे उतर के आएंगे कि ये क्या हो रहा है हमारा घर। स्थानीय लोगों के अनुसार स्मार्ट सिटी योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी। पाइपलाइन अब लीक हो रही है। लीक की वजह से दरारें पड़ गई हैं। खबर मिलने के बाद नगर निगम की टीम प्रभावित इलाकों में गई। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक सीवर में कहीं ब्लॉकेज होने की वजह से घरों में पानी जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंद नालों से पानी निकालने के बाद जांच होगी। आज से 6 माह पहले सीवरेज का काम स्मार्ट सिटी द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक सीवरेज, यहाँ नाले पर एक डाँट लगी हुई थी। उस डाँट को स्मार्ट सिटी वालों ने तोड़ दिया था। उस तोड़ने के कारण वहाँ उन्होंने अस्थायी रूप से एक हल्का सा लेंटर डाल दिया था। वो लेंटर टूट गया है अंदर ज़मीन में, जिससे कि वहाँ जो है वो जो सीवरेज का जो पानी की पाइपलाइन थी उससे मकानों के अंदर पानी जो है वो रिस रहा है, जिससे कि मकानों में चटकन आ रही है। वहीं अलीगढ़ नगर निगम के मुख्य अभियंता सतीश चंद्र ने कहा कि दरार वाले घरों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है।
दहशत मीन्स ये कि लोगों से कहा गया कि भाई जो अपने मकान क्रैक हो गए हैं तो चूँकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है तो उन मकानों को अपना खाली करके और अपना कहीं साइड में रहें, तो उन्होंने कर भी दिया ऐसा। और वो समझदार हैं सबके सब, बहुत मतलब ढंग से देख रहे हैं उसको जो है कि उसमें कोई भी क्रैक है तो उसमें ना रहें, वो उन्होंने खाली भी कर दिया, पड़ोस में रह जाए। दीवार दरकने की तस्वीर अभी तक जोशीमठ से ही आ रही थी और अब अलीगढ़ से आई तो लोग हैरान और परेशान हो गए। हर किसी को डर है कि किसी तरह से तैयार किया गया उनका आशियाना कहीं बिखर न जाए। बिहार से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आरजेडी कोटे से बनेंगे 2 मंत्री। बिहार के सीएम नीतीश का ऐलान, सरकार में कांग्रेस को भी जगह मिलेगी। नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान। कैबिनेट विस्तार पर सीएम नीतीश का ये ताजा बयान सामने आया है। आरजेडी कोटे से बनेंगे 2 मंत्री। बिहार के सीएम नीतीश का ऐलान, सरकार में कांग्रेस को भी जगह मिलेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। नीतीश कुमार, बिहार के सीएम की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। कैबिनेट विस्तार पर सीएम नीतीश का ये ताजा बयान अब सामने आया है। आरजेडी कोटे से बनेंगे 2 मंत्री। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, सरकार में कांग्रेस को भी जगह मिलेगी। ये भी नीतीश की तरफ से कहा गया। कहाँ मंत्रिमंडल का भाई, तो मंत्रिमंडल का ही फालतू सब बात चलता है। तो मान लीजिए 2 जिनका हट गया वो बना देंगे। ये तो अलायंस है ना जी 7 दलों का, तो उसमें तो तय है ना किसका कौन बनेगा। तो 2 का उनका हट वही करेंगे। एक आध और जो है, जो भी और 1-2 है, कांग्रेस पार्टी का भी कोई होगा, तो वो सब चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो वही पार्टियां तय करके ना दे देगी तो हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कोई 7 पार्टी की बात है, वो गलतफहमी है। कोई हम देख रहे थे रोज की उप मुख्यमंत्री, अरे भाई फालतू चीज है उप मुख्यमंत्री का। अरे वो तो पिछली बार 2 उप मुख्यमंत्री वही लोग किए। अरे वही लोग उन लोगों के साथ थे। हम तो बनना नहीं चाहते थे, बड़ी एकदम ही करके हमको कि नहीं आप बनिए, 2 बनाए। उसके पहले तो एक ही था। ये कौन सा चीज़ है, काहे का ये सब चीज़ दिमाग में आता है? ये सब ऐसा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। प्रशांत झा मेरे सहयोगी इस वक्त ताजा जानकारी लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये जो उलटफेर देखने को मिल रहा है, ये जो बयान नीतीश कुमार का सामने आया है, क्या लगता है क्या संभवतः राजनीतिक उलटफेर बिहार की सियासत में संभव है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इस दोनों में काफी डिफरेंस है। नीतीश कुमार ने आज जिस तरह से ये बयान दिया है कि जो मंत्रिमंडल के विस्तार में किस पार्टी को क्या जगह मिल सकती है, इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आरजेडी को 2 सीटें हैं, जो 2 मंत्री, जिसमें एक जो उसके मंत्री थे जो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा दिया था, उसके बाद सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो 2 सीटें ही उनको मिल सकती है। और दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा जो उनकी पार्टी के नेता हैं और वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनके डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही थी, जिसका कि विरोध किया था आरजेडी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि डिप्टी सीएम एक ही होगा सरकार में, तो उसको लेकर के भी उन्होंने सफाई दे दी है। उन्होंने भी कह दिया है कि डिप्टी सीएम एक ही होगा बिहार में। साथ में कांग्रेस पर भी उन्होंने मुंह खोल दिया है कि कांग्रेस को 2 सीटें दे जा चुकी हैं और जो 7 पार्टियां हैं, 7 पार्टियों को देखते हुए सरकार में जो पुनर्गठन होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, तो उसमें उसी हिसाब से सबको सीटें दी जा सकती हैं। और इन सब के बीच एक बात आपको बता दें कि जो बातें सामने छन के आ रही हैं, वो ये कि नीतीश कुमार कहीं न कहीं आरजेडी के साथ सरकार चलाने में अपने को असहज महसूस कर रहे हैं और इसलिए राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी क्षण कोई भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, बड़ा फैसला ले सकते हैं। वैसे प्रशांत, ये पहली बार तो नहीं है कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हो, और जाहिर तौर पे अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार की राजनीति में बदलाव पूरी तरीके से संभव है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और चलिए अब राजस्थान का रुख करें। राजस्थान में सांसद और विधायक के बीच ठन गई है। बीजेपी सांसद ने विधायक पर बोला है जोरदार हमला। डीएसपी को लेकर के एमपी और एमएलए अब आमने सामने आ गए।
बीजेपी सांसद बालकनाथ ने एमएलए को घेरा है। एक मंत्री की दलाली करता था विधायक, ये कहा गया। एमएलए बलजीत यादव ने सांसद पर बोला हमला। सांसद बालकनाथ का गैंगस्टर से कनेक्शन, ये बात भी उन्होंने कही है। तो राजस्थान में सांसद और विधायक के बीच अब ठन गई है। बीजेपी सांसद ने विधायक पर बोला हमला। डीएसपी को लेकर के एमपी एमएलए सामने हो गए हैं। बीजेपी सांसद बालकनाथ ने एमएलए को घेरा है। ये बड़ी बात कही गई। एक मंत्री की दलाली करता था विधायक, साथ ही एमएलए बलजीत यादव ने सांसद पर फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा सांसद बालकनाथ का गैंगस्टर से कनेक्शन। तो अधिकारी को लेकर के एक दूसरे के आमने सामने बीजेपी एमपी और डीएसपी को घेरा। जनप्रतिनिधियों ने मर्यादा लांघी है। समाधान आखिर कैसे निकले, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में सांसद और विधायक के बीच ठन गई है। बीजेपी सांसद ने विधायक पर बोला जोरदार हमला। डीएसपी को लेकर एमपी और एमएलए आमने सामने आ गए। बीजेपी सांसद बालकनाथ ने एमएलए को घेरा और कहा एक मंत्री की दलाली करता था विधायक। वहीं एमएलए बलजीत यादव ने सांसद पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सांसद बालकनाथ का गैंगस्टर से कनेक्शन है। बालकनाथ ने क्या कहा, बलजीत यादव ने क्या पलटवार किया, इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। एमएलए खुद भी अपराधी हैं, बालकनाथ की तरफ से कहा गया। वहीं बलजीत यादव ने कहा है कि सांसद ने अगर दोबारा आकर वैसा ही किया तो उसे थप्पड़ मारा जाएगा। तो मर्यादा किस तरीके से एमपी और एमएलए लांघ रहे हैं, ये तस्वीरें, ये जानकारी भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी एमपी और विधायक के बीच ये विवाद छिड़ गया है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस एमएलए पर लगाया है गंभीर आरोप, जिसके पलटवार में एमएलए की तरफ से भी बातें कही गई। आरोप प्रत्यारोप के बीच मर्यादा लांघी गई है। जनप्रतिनिधियों ने बातों बातों में किस तरीके से मर्यादा लांघी है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सांसद ने डीएसपी को लेकर के बयान दिया। बालकनाथ ने कहा कि मैं बहरोड में 3 लोगों को नहीं भूलूंगा। विधायक, पूर्व एसएचओ और डीएसपी को, ये 3 नाम उन्होंने गिनवाए। इस विवाद में विधायक बलजीत यादव भी कूद पड़े। सांसद साधु के वेश में भेड़िया है, ये एमएलए बलजीत की तरफ से कहा गया। राजस्थान में सांसद और विधायक के बीच ठन गई है, ये जानकारी भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी सांसद ने विधायक पर जोरदार हमला बोला। डीएसपी को लेकर के एमपी और एमएलए अब आमने सामने आए। बीजेपी सांसद बालकनाथ ने एमएलए को घेरा, कहा एक मंत्री की दलाली करता था विधायक, मर्यादा लांघी उन्होंने। इसके जवाब में एमएलए बलजीत यादव ने सांसद पर जोरदार हमला बोला। सांसद बालकनाथ का गैंगस्टर से कनेक्शन है, ये बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी एमपी और विधायक के बीच ये विवाद छिड़ा है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस एमएलए पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों की तनातनी बढ़ गई। जनप्रतिनिधियों ने बातों बातों में किस तरीके से मर्यादा लांघी, आप देख सकते हैं। बीजेपी सांसद ने डीएसपी आनंद राव को धमकाया। मैं बहरोड में 3 लोगों को नहीं भूलूंगा, बालकनाथ की तरफ से कहा गया। विधायक, पूर्व एसएचओ और डीएसपी को ये 3 नाम बालकनाथ की तरफ से लिए गए। इस विवाद में विधायक बलजीत यादव भी कूद पड़े। सांसद साधु के वेश में भेड़िया है, एमएलए बलजीत की तरफ से सांसद के लिए कहा गया। बीजेपी एमपी और विधायक के बीच ये बड़ा विवाद छिड़ गया है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस एमएलए पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच दोनों की तनातनी बढ़ गई है। एमपी और एमएलए ने किस तरीके से मर्यादा लांघी है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने बातों बातों में मर्यादा भूली। बीजेपी सांसद ने डीएसपी आनंद राव को धमकाया, कहा मैं बहरोड में 3 लोगों को नहीं भूलूंगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरीके से एमपी और एमएलए लगातार मर्यादा लांघ रहे हैं और ये बड़ी बातें कहना, ये बड़े आरोप लगाना, ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, अब तो भाषा की गरिमा की राजनीति तो रही नहीं। चाहे चुनाव हो, चाहे कोई और मसला हो, चाहे विधायक हो और किसी भी पार्टी के हो या सांसद हो, सांसद एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऐसे में भाषा की जो गरिमा है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब ये जो मसला था जिसमें गैंगस्टर लादेन पर फायरिंग मामले में आरोपी के साथ बैठे भाजपा कांग्रेस के 4 नेताओं, ठीक है दीदी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त हमारे साथ बाबा बालकनाथ जो सांसद हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन सवाल यही है सर कि ये किस तरह की राजनीति है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं।
बिल्कुल ठीक बात है और यही होना चाहिए। हेलो जी, यही होना चाहिए, लेकिन आज वर्तमान में जिस प्रकार से ये जो राजस्थान में निर्दलीय और जो कांग्रेस को समर्थित विधायक हैं, इन लोगों ने सबसे ज्यादा तांडव पूरे राजस्थान में इस तरह की गुंडागर्दी का, लूट खसोट का, भ्रष्टाचार का जो मचा रखा है। ये लोग क्योंकि ना तो ये कांग्रेस से हैं ना ये बीजेपी से हैं, बीजेपी से तो हो ही नहीं सकते। और इन लोगों को तो वो बात है कि जिस प्रकार से बिल्ली के हाथ में छिका लग जाता है ना, इनको तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि सरकार की स्थिति ये है राजस्थान में कि जो आज सरकार इतनी इनके आगे नतमस्तक हो चुकी है कि ये अपनी मनमर्जी का शासन चला रहे हैं। अपने अपनी विधानसभाओं में खूब जमकर लूट रहे हैं, खूब जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं जमीनों के। लेकिन बालकनाथ जी, आपको परेशानी किस बात से हुई? क्योंकि आपने जो बयान दिया है, आपने कहा है कि एक मंत्री की दलाली करता था ये विधायक, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। अजी करता है, करता नहीं था, करता भी है। ये तो आप कहीं से भी देखो, कुछ चीजें ऑफ रिकॉर्ड होती हैं, कुछ चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। आज हमारी कहीं भी किसी से कुछ पूछो कि कौन व्यक्ति कैसा है, लेकिन वो भी तो आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं बालकनाथ जी। वो कह रहे हैं कि गैंगस्टर से कनेक्शन है। वो तो देखो आज से नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या किस चीज से जोड़ता रहा है पूरे 4 साल से। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। उसका तो काम ही यही है, उसका यही चरित्र है और यही उसके संस्कार हैं, यही उसने सीखा है। और वो सोचता है कि ऐसे बोलने से उसकी राजनीति चल जाएगी। राजनीति ऐसे नहीं चलती है, राजनीति जनता की सेवा करने से चलती है। हमारी तो खुली किताब है, हमारा तो जीवन ही पूरा सार्वजनिक है, संत के रूप में भी और राजनीतिक व्यक्ति के रूप में। लेकिन बलजीत जी तो कह रहे हैं बालकनाथ जी कि जनता उन्हें चाहती है और इसीलिए वो सरकार का हिस्सा है। अजी जनता वंता कुछ नहीं चाहती, ठीक है, गलती से बन गया, कई बार हो जाता है। ये कांग्रेस भी तो गलती से बन गई। इसने भी तो झूठ बोला था किसानों से कि कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लोगों ने इनके झूठ में झांसे में आके वोट कर दिया, कुछ 1% से वो जीत गई। और दूसरी बात ये भी त्रिकोणीय मुकाबला रहा, जिस भी परिस्थिति जीता तो है ही, आज विधायक तो है ही, इसको तो कोई नकार नहीं सकता। चलिए बालकनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर भी जाते जाते मैं यही आपसे कहूंगी कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में संकट के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह आज एक बार फिर से जोशीमठ पहुंचे और लोगों से बातचीत कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। भारत 24 से खास बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित है। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम खुद को पूरी तरीके से मॉनिटरिंग में उन्होंने लगाया है। आपको सुनवाते हैं सीएम से संवाददाता अक्षर राय की खास बातचीत। 4 दिन में सर दूसरी बार यात्रा, किस तरह से प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं? देखिए, मैं लगातार आज प्रातःकाल से ही सोच रहा था कि मौसम थोड़ा ठीक हो तो मैं जोशीमठ पहुंचूं, और शाम तक मौसम बहुत ठीक तो नहीं था, लेकिन मन नहीं माना। और चूँकि यहाँ लोग परेशान हैं, आपदा की घड़ी है, इस समय हम सब लोगों के साथ खड़े हैं और हर प्रकार से उनका जो अच्छे से अच्छा पुनर्वास हो सकता है, अच्छी से अच्छी सहायता हो सकती है, हमारी सरकार पूरी तरह से करने के लिए हमारा संकल्प है। हम करबद्ध हैं और वचनबद्ध होकर जो है यहाँ के लोगों की सेवा के लिए आगे आएंगे। जेपी नड्डा जी ने भी आपसे बात की है, किस तरह की चर्चा हुई? प्रधानमंत्री लगातार इस पर फोकस किए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अत्यधिक चिंता व्यक्त करी है और सारे अपडेट उन्होंने लिए हैं। उनका कार्यालय लगातार हमारे राज्य के सभी लोगों से संपर्क में है। केंद्र की सारी एजेंसियां, एनडीएमए की टीम, अन्य टीमें, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। सभी लोग अपना अपना आकलन कर रहे हैं और सहायता और पुनर्वास के कार्यों में भी हम लोगों का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, उन्होंने भी पूरी जानकारी आज मुझसे ली है और हर प्रकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे पुष्कर सिंह धामी, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। साफ तौर पर कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम लोग जानकारी ले रहे हैं और पुनर्वास के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। लोगों को राहत जल्द से जल्द देने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24, जोशीमठ। और चलिए अब अखंड भारत में खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। भारत इस साल G20 बैठक की अध्यक्षता कर रहा है।
और इसको लेकर बीजेपी खास तैयारी में इस वक्त जुट गई है। अगले सप्ताह बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि मीटिंग में G20 को लेकर प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। दुनिया का बड़ा और प्रभावशाली समूह है G20। इसकी अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है। इसके लिए देश भर में तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र G20 समूह की मौजूदा भारत अध्यक्षता को केवल राजनयिक प्रसंग के तौर पर नहीं देख रहा है, बल्कि इस अवसर को जन भागीदारी के ऐतिहासिक आयोजन में तब्दील किया जाएगा। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। पीएम मोदी के इस बयान से साफ हो गया है कि भारत G20 को लेकर कितना संजीदा है। अगले सोमवार और मंगलवार को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में भारत की G20 की अध्यक्षता पर विशेष प्रस्ताव पारित हो सकता है। इस प्रस्ताव के सहारे बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को G20 की बैठकों को जनता से जोड़ने के लिए जन आंदोलन बनाने का संदेश दे सकती है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी महासचिवों की बैठक हुई। बैठक में इस बात का खाका खींचा गया कि पार्टी G20 कार्यक्रमों को बनाने के लिए अपने व्यापक आधार का उपयोग कैसे कर सकती है, जो इस साल एक बड़ी सफलता की कतार में है। बताया जा रहा है कि कार्यकारिणी की बैठक में 3 प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। पहला है राजनीतिक प्रस्ताव, दूसरा आर्थिक प्रस्ताव और तीसरा विदेश नीति पर प्रस्ताव। विदेश नीति पर प्रस्ताव को अहम माना जा रहा है क्योंकि G20 में दुनिया के दिग्गज देश हैं और जब भारत अध्यक्षता करेगा उस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस पर रहेगी। ऐसे में पीएम मोदी इस मौके को खास बनाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। यही वजह है कि G20 की अध्यक्षता के दौरान G20 को लेकर 60 शहरों में कार्यक्रम, 60 शहरों में 200 बैठकों का आयोजन, कई राज्यों में जुटेंगे विदेशी मेहमान, योग और प्राणायाम से G20 के सत्रों की शुरुआत। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रभावशाली मंच है। 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की थी। तमिलनाडु में डीएमके सरकार बनने के बाद एक बार फिर से राज्य के नाम को लेकर के विवाद गहराता नजर आ रहा है। राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच राज्य के तमिलनाडु नाम और द्रविडियन राजनीति को लेकर के सियासी जंग और तेज हो गई है। दरअसल राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण के दौरान तमिलनाडु को तमिजगम कह दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने टोका और फिर राज्यपाल विधानसभा बीच में छोड़कर चले गए। विवाद यही नहीं रुका, राज्यपाल के पोंगल निमंत्रण में तमिलनाडु सरकार के बजाय थमियनजंगा अजुनार का उपयोग किया गया। राजभवन के पोंगल समारोह के निमंत्रण पर कथित रूप से राज्य सरकार का प्रतीक चिन्ह नहीं होने पर एक और विवाद छिड़ा। कई लोगों ने आरोप लगाया कि आमंत्रण में केवल राष्ट्र प्रतीक था, ये निमंत्रण तमिल में है। और चलिए अब आपको ये भी समझाते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। तमिलनाडु में नाडु का मतलब होता है राष्ट्र, तमिलनाडु का मतलब होता है तमिलों का राष्ट्र, तमिजगम का मतलब होता है तमिल लोगों का निवास। राज्यपाल ने तमिजगम शब्द का प्रयोग किया, जिसके बाद ये पूरा विवाद दरअसल छिड़ गया। देखिए, और ये भी आपके लिए समझाना जरूरी है कि राज्यपाल क्या कुछ कह रहे हैं। नैरेटिव बनाने का प्रयास लगातार हो रहा है। डीएमके का पूरा जोर तमिलनाडु के नाडु पर रहता है और इसको लेकर के भी विवाद और ज्यादा गहराता चला गया। आखिर ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, ये भी आप समझिए। दरअसल तमिलनाडु बनाम तमिजगम विवाद नया नहीं है। 1938 में पेरियार ईवी रामास्वामी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। रामास्वामी ने मद्रास का नाम बदलने के लिए तमिलनाडु शब्द सही ठहराया था। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जजों की नियुक्ति पर बोले हैं अब उपराष्ट्रपति। क्या एससी मुहर लगाएगी तभी कानून बनेगा, ये सवाल पूछा। संसद कानून बनाता है, एससी उसे रद्द कर देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है। अदालतें मर्यादा का पालन करें, ओम बिरला की तरफ से कहा गया। अपनी शक्तियों का संतुलन बनाए कोर्ट, ये भी बड़ी बात
ओम बिरला की तरफ से कही गई है। कोलेजियम सिस्टम पर यानी जजों की नियुक्ति पर बोले हैं उपराष्ट्रपति, एससी मुहर लगाएगा तभी कानून बनेगा, ये सवाल पूछा। साथ ही संसद कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है, अदालतें मर्यादा का पालन करें, ओम बिरला की तरफ से ये बातें कही गई। अपनी शक्तियों का संतुलन बनाए कोर्ट, ओम बिरला ने इस बात का जिक्र किया। तो जगदीप धनखड़ की तरफ से बातें कही गई, इसके साथ ही ओम बिरला की तरफ से बातें कही गई हैं। जजों की नियुक्ति पर उपराष्ट्रपति ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाएगी तभी कानून बनेगा, जगदीप धनखड़ की तरफ से यह कहा गया। वही संसद कानून बनाता है, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द करता है, अदालतें मर्यादा का पालन करें, यह ओम बिरला की तरफ से कहा गया।